लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कौन सी अवस्था में हमें कौन से सिद्धांतों का उपयोग करते हुए सिद्धांतों को बाधा न लाते हुए उनको स्थिर रखते हुए वमन जिस व्याधि में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या फिर कोई भी व्याधि में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो अवस्थानुरूप कौन सा पंचकर्म कैसे करना चाहिए उसके सिद्धांतों का हमने डिटेल में वर्णन देखा था। वो सब कुछ होने के बाद अभी हम आते हैं मेन हमारा जो टारगेटेड पार्ट होता है। कोई भी प्रोसीजर हम जब स्टार्ट करते हैं तो उसका टारगेटेड पार्ट होता है कि वो प्रोसीजर कैसे करे, और हर एक प्रोसीजर करते हुए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, हमारा जैसे कि कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर करते वक्त हम देखते हैं प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। वैसे ही प्री ऑपरेटिव को हम बोल सकते हैं पूर्व कर्म, ऑपरेटिव को बोल सकते हैं प्रधान कर्म, और पोस्ट ऑपरेटिव बोल सकते हैं पश्चात कर्म। जैसे हमारा जो मेन कर्म है मतलब प्रधान कर्म है, प्रधान कर्म अच्छी तरह से होने के लिए, उसकी फलरूप सिद्धि अच्छे से मिलने के लिए, अगर आपका पूर्व कर्म अच्छे से हो तो ही हम प्रधान कर्म अच्छे से कर सकते हैं। मतलब प्रधान कर्म जो है वो इंटरडिपेंडेंट है, किसके ऊपर? पूर्व कर्म के ऊपर भी और सबसे मेन पश्चात कर्म के ऊपर भी। हम पूर्व कर्म और प्रधान कर्म ये कितना भी अच्छे से कर ले, लेकिन पश्चात कर्म अगर हमने अच्छे से नहीं किया तो पूर्व कर्म और प्रधान कर्म कोई भी प्रोसेस आप कितनी भी अच्छी कर लो, वमन का सम्यक योग हो जाए, विरेचन का सम्यक योग हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन पश्चात कर्म में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी तो सारा जो कर्म है वो विफल हो जाता है। ओके, तो ये जो तीनों कर्म है ये तीनों कर्म एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। प्रधान कर्म अच्छे से करना हो तो पूर्व कर्म अच्छे से होना चाहिए, और प्रधान कर्म के रिजल्ट अगर आपको अच्छे से एक्सपेक्टेड हो तो आपका पश्चात कर्म बहुत अच्छे से होना चाहिए। ओके, तो वमन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वमन के हिसाब से आपको पता चलेगा कि पूर्व कर्म में या फिर कोई भी कर्म अगर हम करते हैं तो पूर्व कर्म में एक सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, प्रधान कर्म में भी एक सीक्वेंस है और पश्चात कर्म में भी एक सीक्वेंस है। सबसे पहले पूर्व कर्म में देखते हैं कि पूर्व कर्म में है सिक्वेंशियली अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे से आप कोई भी कर्म फॉलो कर सकते हो। जनरली ऐसे देखा जाता है कि वमन करवाने के वक्त जो नए नए वैद्य होते हैं या फिर जिनको प्रैक्टिस नहीं होती है, ऐसे लोग घबराते हैं कि नहीं वमन बहुत बड़ा प्रोसीजर है, अगर कार्डियक प्रॉब्लम हो गया तो क्या होगा, या फिर वमन करवाने के वक्त अगर अतियोग हो गया, रक्त चंद्रिका दिख गई तो क्या होगा। ये जो बातें हैं ये सबसे पहले हमारे मन में आती है, आनी भी चाहिए, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपका पूर्व कर्म बहुत अच्छे से है, आपकी आतुर सिद्धता, औषध सिद्धता, संभार संग्रह, ये सारी चीजें अगर आपने अच्छे से एग्जामाइन की है तो आपका प्रधान कर्म में बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, और अगर आपका प्रधान कर्म एकदम अच्छे से हुआ है और पेशेंट ने पश्चात कर्म अच्छे से फॉलो किया है तो आपको रिजल्ट 100% मिलने ही वाले हैं। ओके, इतनी जो मेरी 9-10 साल की जो प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस के हिसाब से और जितने वमन मैंने आज तक किए हैं, आज तक 1000 से ऊपर वमन मैंने किए हैं, उन वमन के हिसाब से अगर मेरे प्रैक्टिस के हिसाब से, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊं तो आपका पूर्व कर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको प्रधान कर्म अच्छे से करना है तो। ओके, तो यू शुड बी वेरी परफेक्ट इन पूर्व कर्म। इसलिए इससे पहले भी जब मैंने सभी स्टूडेंट को मैं सिखाता हूँ तो मैं जो मूलभूत सिद्धांत जो होते हैं तो मूलभूत सिद्धांतों के ऊपर ज्यादा अगर आप ध्यान देते हो कि पूर्व कर्म एक्चुअली क्या है, उसमें पाचन कैसे होना चाहिए, दीपन कैसे होना चाहिए, स्नेहपान कैसे करवाना चाहिए, स्वेदन कैसे है, बाह्य स्नेहन कैसे करवाना चाहिए, वमन के पूर्व कर्म में क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, ये अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो ना तो आपको प्रधान कर्म में बिल्कुल भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, तो ये जो सारी चीजें हैं इनको हम अभी स्टेप वाइज देखने वाले हैं। पहले हम वमन विधि जो है उस विधि को आपने 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर भी उसमें पूर्व कर्म में हम एक एक पार्ट को देखेंगे। पहले हम आतुर सिद्धता की ओर जाएंगे, जैसे हमने इस चार्ट में मैंने आपको दिखाया है इसको ही हम फॉलो करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप ये चार्ट अच्छे से याद रखना,
कोई भी कर्म अगर आपको लिखना है, वमन कर्म भी अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है, तो आपको ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट वाइज जाओगे तो मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। और यही पॉइंट अगर आप क्लिनिकली भी याद रखते हो कि नहीं, मुझे पेशेंट के बारे में ये देखना है, औषधि के बारे में ये देखना है, वमन के वक्त जब वमन हो रहा है तो मुझे वेग कैसे काउंट करने हैं, उपवेग कैसे काउंट करने हैं, अनुवेग कैसे काउंट करने हैं, आतुर की परिचर्या क्या होनी चाहिए, ये अगर आप अच्छे से करते हो तो आपको एकदम डॉक्यूमेंटेशन भी आपके प्रॉपर होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होने के साथ ही आपकी केस भी अच्छे से फाइलिंग में लगती है। अगर इन केस कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, भगवान करे ऐसे ना हो कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो, लेकिन अगर कोई कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस के वक्त आप मेडिको लीगली कैसे सेफ रहोगे, उसके लिए भी ये चार्टिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मेडिको लीगली आपको बहुत सारे केसेस, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको बहुत सारे एविडेंस वहां पर दिखाने पड़ते हैं कि पेशेंट की कंसेंट आपने ली थी क्या, कंसेंट के वक्त कैसी कंसेंट ली, क्या ली, कैसे समझाया, क्या समझाया, कॉम्प्लिकेशंस कैसे हो, ये जो सारी छोटी छोटी चीजें हैं ना, इनके ऊपर हमें हमेशा ध्यान रखना है। सिंपल आपको अभ्यंग भी करना है तो पेशेंट की कंसेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन पेशेंट का जब आप एग्जामिनेशन करते हो तो भी कंसेंट लेना इंपॉर्टेंट है लीगली। ओके, तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन इन चीजों का आप आपके प्राइवेट क्लिनिक में हमेशा याद रखना। इंस्टीट्यूट लेवल में थोड़ी बात अलग होती है, क्योंकि इंस्टीट्यूट में आप अकेले नहीं होते हो, आपके साथ बहुत सारे लोग होते हैं। तो इंस्टीट्यूशन आपको बहुत सारी चीजों के लिए सपोर्ट करता है। तो वो सपोर्ट आपको रहता है, लेकिन इंडिविजुअली अगर आप क्लिनिक रन करते हो तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। अगर आप न्यूली क्लिनिक स्टार्ट करते हो तो आपके क्लिनिक के कंसल्टेंट भी आप ही होते हो, आपके क्लिनिक के झाड़ू पोछा करने वाली जो मासी होती है वो भी आप ही होते हो, परिचारक भी आप ही होते हो। ओके, औषध निर्माता भी आप ही होते हो, वैद्य भी आप ही होते हो। और कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो तो उनको उनको सफर करने के लिए, उनको फेस करने के लिए भी आप ही होते हैं। ओके, तो ये जो सारी छोटी छोटी चीजें हैं इनको आप ध्यान में रखना। तो ये जो सारी चीजें हैं इनको हम अभी स्टेप वाइज देखते हैं। पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे वमन के पूर्व कर्म की ओर। तो वमन पूर्व कर्म में हमें जाना है। वमन पूर्व कर्म में हमने जो सीक्वेंस देखा हुआ है उसी सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखेंगे आतुर सिद्धता, फिर औषध या फिर द्रव्य सिद्धता, ओके, फिर संभार संग्रह। ऐसे स्टेप वाइज जाएंगे तो हमें अच्छे से याद रहेगा कि कैसे कैसे हम देखने वाले हैं। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ग्रंथों में अलग अलग वमन की प्रोसीजर दी गई है। चरक संहिता में दो जगह पर वमन की दो अलग अलग प्रोसीजर दी हुई है। ओके, वाग्भट जी की प्रोसीजर थोड़ी अलग है, चरक जी की सूत्र स्थान की प्रोसीजर अलग है, कल्पस्थान की प्रोसीजर अलग है, वाग्भट जी की प्रोसीजर अलग है, सुश्रुत जी की और अलग है। ओके, तो ये चारों प्रोसीजर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि चारों के मतांतर क्या है। इतना ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस उनमें है। वो डिफरेंस को हम देखते हुए प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। थ्योरेटिकली आपको एग्जाम में क्या लिखना है वो भी हम देखने ही वाला है। ओके, और उसी के साथ आपको एग्जाम में क्या लिखना है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम देखने वाले हैं। क्योंकि आपका ये कंफ्यूजन हो सकता है, सर हम तो चार चार प्रोसीजर देखने वाले हैं, चरक जी की दो, वाग्भट की एक, सुश्रुत जी की एक, और प्रैक्टिकली हम क्या करने वाले हैं, ऐसी पांच प्रोसीजर हो गई। और ये पांच प्रोसीजर करते हुए हमें एग्जाम में क्या लिखना है, तो वो कंफ्यूजन आपका ना हो इसलिए हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या लिखना है वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, जाते हैं हम हमारे वमन के पूर्व कर्म की पहले सीक्वेंस की ओर। फर्स्ट वन इज आतुर सिद्धता। देखिए, आतुर सिद्धता में हमने इससे पहले देखा हुआ है कि अवाम्य और वाम्य विचार, मतलब किसको हमें वमन नहीं करना है और किसको करना है, ये हमने डिटेल में देखा है। इसके बारे में मैं ज्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। सिर्फ आपको दो तीन चीजें यहाँ पर मैं रिवाइज करना चाहूंगा कि वमन अयोग्य में हमने जो चीजें देखी थी। ओके, थोड़ा अगर आपको याद ना हो तो सिर्फ एक बार एक श्लोक वो देख लो। वमन अयोग्य में जिसको हमें वमन नहीं करना है, ऐसी अवस्था में सबसे मेन आपको मैंने बोला था संवृत्त कोष्ठ।
ओके, और दुश्चर्दना, इन दोनों की हिस्ट्री लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी संवृत्त कोष्ठ मैंने आपको बताया था कि वायुनाम कल्पीकृतम कोष्ठः या फिर वायु व्याप्त कोष्ठः। वायु से व्याप्त कोष्ठ जो है वो संवृत्त कोष्ठ है। ओके, तो उस अवस्था में अगर आप वमन करवाते हो, वायु से व्याप्त कोष्ठ है मतलब आपका एक तो स्नेहपान अच्छे से नहीं हुआ है, या फिर पेशेंट की प्रकृति ही वात प्रकृति है, या फिर क्रूर कोष्ठी रुग्ण है जिसके लिए ज्यादा स्नेह की अपेक्षा होती है। ओके, तो ऐसी अवस्था में अगर आपको वमन करवाना है तो बेटर वे आप स्नेहपान अच्छे से करवा कर अवस्था देखकर उसका वमन करवाए, या फिर ना करवाए तो वो अच्छा है। या संवृत्त कोष्ठ के जो रुग्ण होते हैं उनमें व्यापक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप संवृत्त कोष्ठी को बहुत प्रयास करके उसको वमन करवाना पड़ता है, वो पेशेंट भी थक जाते हैं वमन करते करते, कोऑपरेट भी नहीं करते हैं। ओके, और दूसरी कंडीशन है दुष्छर्दना, मतलब जिसको उल्टी ठीक से ना होती हो, ऐसा रुग्ण। ओके, तो ये जो दुष्छर्दन जो रुग्ण होते हैं, तो वमन की हिस्ट्री लेने के वक्त आप ये क्वेश्चन हमेशा पूछना पेशेंट को कि आपको उल्टी ठीक से होती है या नहीं होती है, कभी उल्टी हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो उनको पूछो कि उल्टी करने के वक्त कुछ तकलीफ होती है, तो पेशेंट बोलेगा कि होती है। अगर होती है तो पूछो कि क्या तकलीफ होती है। ओके, तो पेशेंट बोलेगा कि कुछ नहीं, थोड़ा सा हेडेक होता है, या फिर उल्टी करने के वक्त मुझे बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है उल्टी करने के लिए। ओके, या फिर चेस्ट रीजन में मुझे दर्द होता है उल्टी करने के वक्त, या फिर बहुत पेट दर्द होता है उल्टी करने के वक्त। दैट इज द कंडीशन ऑफ दुष्चर्दना। ओके, तो ऐसी अगर कंडीशन है तो बेटर वे आप ऐसे पेशेंट को वमन ना कराओ तो भी अच्छा है। ओके, प्रैक्टिकली देखा जाए तो और दो तीन कंडीशन आपको बताता हूँ। जिस पेशेंट की कार्डियक सर्जरी हुई है तो उस पेशेंट में आप बेटर वे उसको वमन ट्राई ना करो। ओके, कार्डियक कोई भी सर्जरी हो, मतलब सीएबीजी हो, या फिर और दूसरा कुछ स्टेंट डाला हुआ है, या फिर ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, या फिर बाईपास किया हुआ है, या कुछ भी किया है, कार्डियक कोई भी सर्जरी हो, तो उस पेशेंट को आपको बिल्कुल भी वमन के लिए प्लान नहीं करना है। ओके, ये हो गया फर्स्ट थिंग। दूसरी, अगर स्टमक के रिलेटेड कोई सर्जरी हो तो, अभी स्टमक के रिलेटेड कौन सी सर्जरी होती है, हाइटिस हर्निया हो सकता है पेशेंट को। ओके, उसी के साथ गैस्ट्रिक अल्सर की कुछ पेशेंट सर्जरी करवाते हैं। ओके, और कुछ पेशेंट स्टमक का जो पाइलोरस का एंड है वहां की एक सर्जरी होती है, वेट लॉस करवाने के लिए करवाते हैं। सर्जरी का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो एक सर्जरी है। वो सर्जरी अगर करवाते हैं तो ऐसे कंडीशन में स्टमक की कोई भी सर्जरी अगर हुई है तो उस पेशेंट को भी आप बिल्कुल भी वमन के लिए नहीं लेने वाले हो। इस पेशेंट को वमन नहीं ट्राई करना है, लेना भी नहीं है। ओके, तो ये प्रैक्टिकली कुछ ऐसी चीजें हैं। उसी के साथ अगर आप अभी देखोगे तो अगर पेशेंट को कॉक्स की हिस्ट्री है, उसको टीबी होके गया है, तो देखना कि उसके हिस्ट्री में टीबी कौन सा था, कैसा था, डिफॉल्टर था पेशेंट या नहीं था। ओके, एकेटी उसने ली थी या नहीं ली थी, फर्स्ट डिफॉल्टर था, सेकंड डिफॉल्टर था, कितने दिन तक उसने एकेटी ली है, ये सारी हिस्ट्री आपको लेनी है। अगर पेशेंट डिफॉल्टर है, डिफॉल्टर मतलब कि उसको एक बार एकेटी आपने स्टार्ट की लेकिन पेशेंट को तकलीफ होने लगी, पेशेंट ने वो मेडिसिन लेने छोड़ दिया, फिर से उसको पॉजिटिव आ गया, फिर से उसको कॉक्स की तकलीफ होने लगी, उसने सेकेंड टाइम फिर से मेडिसिन लिया, फिर सेकेंड टाइम उसको तकलीफ हुई, दैट इज सेकेंड डिफॉल्टर, और थर्ड टाइम उसने फिर से लिया। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये डिफॉल्टर पेशेंट जो होते हैं उनको आपको बिल्कुल भी वमन के लिए प्लान नहीं करना है, क्योंकि ये जो वमन है वो दुष्चर्दन में ही जाते हैं, इनको वमन ठीक से होता नहीं है। ओके, और अभी प्रेजेंटिंग आपके सामने और एक चीज आएगी कि पोस्ट कोविड पेशेंट है जिनको निमोनाइटिस डेवलप होके गया है, जिन्होंने रेमडेसिविर के बहुत सारे इंजेक्शंस लिए हुए हैं। ओके, तो पोस्ट कोविड कंडीशन में अगर निमोनाइटिक कंडीशन है, जो पेशेंट वेंटिलेटर पर एक एक दो दो महीना रह के गए हैं, तो उनका
वेंटिलेटर करने के बाद जो अंदर की जो कंडीशन होती है, वहां पर ड्राई ऑक्सीजन जाने की वजह से वहां का जो कंडीशन क्रिएट होती है अंदर, वो दुष्चर्दन की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, जो पोस्ट कोविड में पेशेंट आते हैं, जो आईसीयू में एक एक दो दो महीना रह गए हैं, जिनको न्यूमोनाइटिस डेवलप हुआ था, ठीक है, इनको आपको वमन के लिए नहीं लेना है। लेकिन जो पेशेंट कोविड होके गया है, होम बेस पर ट्रीटमेंट ली है, जो ठीक हो गए हैं, उनको आपको जरूर वमन देना चाहिए। तो ऐसे ये जो कंडीशंस है, ये अर्हता और अनर्हता में आपको सोचनी है। ओके, और ये सिर्फ सोचनी नहीं है, उसके हिसाब से आपको वमन भी प्लान करना है कि वमन में आपको कौन सी चीजें, कौन से पेशेंट को लेना है और कौन से पेशेंट को नहीं लेना है। दैट इज वाम्य अवाम्य विचार, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से सोचना है। पूर्व व्याधि वृत्तांत, पूर्व व्याधि वृत्तांत मतलब हिस्ट्री में देखिए कि पेशेंट को कौन सा व्याधि था, कौन से व्याधि की ट्रीटमेंट शुरू है, दैट इज वर्तमान व्याधि वृत्तांत। प्रेजेंटिंग कौन से व्याधि है, जैसे कि डायबिटीज है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है। ओके, पोस्ट थायराइड सर्जरी हुई है, ऐसे वर्तमान मतलब प्रेजेंटिंग कौन से डिसीजेस उसको है और कौन सी ट्रीटमेंट वो ले रहा है, या फिर कोई सिंड्रोम हो, गुलेनबार सिंड्रोम हो, ओके, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम हो, ऐसे कोई सिम्टम है तो उसकी आपको देखना है कि कौन से मेडिसिन उसको शुरू है, कौन से मेडिसिन शुरू नहीं है। वो हो गया आपका वर्तमान व्याधि वृत्तांत। पूर्व व्याधि वृत्तांत मतलब हिस्ट्री में उसको क्या क्या होके गया है, जैसे मैंने आपको बोला कि कॉक्स होके गया है, या फिर कोविड वाली कंडीशन है, या फिर उसकी आई की कोई सर्जरी हुई है, या फिर टॉन्सिलेक्टॉमी हुई है। वो हो गया आपका शल्यकर्म वृत्तांत। शल्यकर्म वृत्तांत में आपको बहुत सारे सर्जरियों का ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बोला कि कार्डियक की कोई सर्जरी हुई है, अपेंडिसाइटिस हुआ है, अपेंडिक्स की सर्जरी हुई है, ओके, अल्सर्स की कुछ सर्जरी हुई है, कैटरेक्ट की सर्जरी हुई है, टॉन्सिलेक्टॉमी हुई है, ओके, पार्शियल ग्लॉसेक्टॉमी हुई है, या फिर इसी में पूर्व वैधि वृत्तांत में हम ये भी ले सकते हैं कि उसको कैंसर की हिस्ट्री है या नहीं है। कैंसर है तो देखना है जीआईटी के रिलेटेड कोई है क्या। अगर उसके रिलेटेड है तो बेटर वे आप उसको वोमन के लिए प्लान ना करो। तो ये सारी चीजें आपको जरूर जरूर सोचनी है। शल्य कर्म में भी आपको देखना ही है कि कौन सी सर्जरी हुई है, कौन सी सर्जरी नहीं हुई है। आपने देखा होगा, मैं बहुत बार हिस्ट्री जब लेता हूं तो ये सारी चीजें मैं पेशेंट को पूछता हूँ। ठीक है, कौन सी मेडिसिन शुरू है, कितने दिन से शुरू है, कोई सर्जरी हुई है क्या। हम्म? तो ये सारी चीजें देखने की वजह से हम क्या करते हैं, एक एक जो हमारे रिस्क फैक्टर है ना, इसको हम इलिमिनेट करते जाते हैं। ओके, और जैसे जैसे एक एक चीज इलिमिनेट होती जाती है तो हम वमन की ओर आगे बढ़ सकते हैं कि हाँ ये पेशेंट हम वमन के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है? इसमें से सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं कि वर्तमान व्याधि वृत्तांत, अगर डायबिटीज है तो उसको वमन देना है या नहीं देना है। अब ये सवाल आपके मन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि डायबिटीज है या फिर हाइपरटेंशन है या फिर थायराइड है तो इसमें मैं वमन करूं या ना करूं। ये सवाल बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सिद्धांत भी सिखाए हैं कि कौन से सिद्धांत में हमें कैसे निर्णय लेने हैं, और योग्य अयोग्य वर्णन करने के वक्त दोषों की जो अवस्थाएं हैं वो अवस्था भी मैंने आपको सिखाई हुई है। तो इसलिए आपके मन में ये सवाल बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि इसमें मैं क्या करूं, इसमें वमन करूं या ना करूं। ठीक है, उसके बाद होता है कुलवृत्त। देखो फैमिली हिस्ट्री में आपको जरूर जरूर देखना है, बहुत सारी चीजें हैं जो फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से पेशेंट में हमें देखनी पड़ती है। जैसे सोरियासिस की हिस्ट्री है क्या, या फिर हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है क्या, डायबिटीज की हिस्ट्री है क्या, ओके, थायराइड की हिस्ट्री है क्या। ये सब हमें देखना पड़ता है कि फैमिली मेंबर्स में से किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई थी क्या। ओके, तो इसमें फैमिली कुलवृत्त में आपको कहाँ कहाँ तक कुलवृत्त लेना है। एक तो माता पिता, उसके साथ दादी दादा, उसके साथ नानी नाना, ओके, उसके साथ भाई बहन, और अंकल आंटी, मामी मामा।
यहां तक आपको हिस्ट्री लेनी है, इन सब के बारे में आपको पूछना है कि इसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। कुलवृत्त में और एक भाग आता है, ये हो गया जो जो पेशेंट है उसका कुलवृत्त। अभी स्वकुलवृत्त होता है, मतलब पेशेंट अगर मैरिड है तो वाइफ को कुछ प्रॉब्लम है क्या, अगर बच्चे हैं तो बच्चों में कुछ प्रॉब्लम है क्या। ओके, तो इतनी सारी हिस्ट्री आपको लेकर उनको नोट डाउन करना है साइंटिफिकली, डॉक्यूमेंटेशन आपको ये सब रखना है। अगर कोई हिस्ट्री नहीं है तो उसके आगे आपको डैश नहीं करना है, लीगली द डैश इज नॉट अलाउड। ओके, तो वहां पर एन ए हम लिखते हैं। एन ए ये शब्द कब आता है, एन ए दैट इज नॉट एप्लीकेबल, एन स्लैश ए। जैसे कि मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, अगर आप मेल पेशेंट में मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेते हो तो उसके आगे आएगा एन ए, नॉट एप्लीकेबल। हम मेल पेशेंट में मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री नहीं लेते हैं। ओके, और अगर फीमेल पेशेंट में हम मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ले रहे हैं और उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल एकदम प्रॉपर है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लिखते हैं एन ए डी, दैट इज नॉट एनी डिफॉर्मिटी, नो एनी डिफॉर्मिटी, वो लिखना है वहां पर। क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर पेशेंट आता है तो हमें हमारे पास बहुत अगर पेशेंट आते हैं तो हम भूल जाते हैं इसको हमने ये पूछा है या नहीं पूछा है। अगर हमने एक बार वो पूछ कर वहां लिख लिया ना कि एन ए या फिर एनएडी, तो हमारे दिमाग में लिखने से हमें पता चल जाता है कि हाँ इसमें हमने पूछा था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम वो केस पेपर देखते हैं तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो ये हो गया वाम्य और अवाम्य विचार। इसमें आपको पूर्व व्याधि वृत्तांत, वर्तमान व्याधि वृत्तांत और शल्य कर्म वृत्तांत। अभी पूर्व व्याधि वर्तमान व्याधि वृत्तांत में आप प्रेजेंट कंप्लेंट्स तो लेने ही वाले हो, उसमें आपको पता चलने ही वाला है कि इसको कौन सा व्याधि है और उसका डायग्नोसिस क्या है, और इसमें हमने कर्म करना है या नहीं करना है, करना है तो कौन सा करना है और कैसे करना है, ये तो हमें पता चलने ही वाला है। शमन देना है या शोधन देना है, यहाँ से ही पहले से शुरुआत होती है। ओके, तो ये सारी चीजें हम वाम्य और अवाम्य विचार में हम देखने वाले हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, गुड। अभी हम जाते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मानस उपचार। देखिए, कोई भी प्रोसीजर अगर आप करते हो तो वो प्रोसीजर करने के लिए पेशेंट मेंटली प्रिपेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। स्पेसिफिकली वमन या फिर रक्त मोक्षण या फिर बस्ती, ये जो तीन चीजें हैं ये पेशेंट को सबसे ज्यादा डिस्कम्फर्ट देने वाली चीजें होती है। ओके, अभी हम फिलहाल वमन के बारे में देखते हैं, बस्ती और रक्तमोक्षण का भी मैं बता देता हूँ। वमन में देखिए, एक तो पेशेंट के लिए प्रोसीजर नहीं होती है, पेशेंट को कुछ पता नहीं होता है कि ये प्रोसीजर क्या है क्या नहीं है, तो पेशेंट को आपको सब समझाना पड़ता है। आपने अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ओपीडी में देखा है, मैं पेशेंट को प्रोसीजर कैसे समझाता हूँ वो भी देखा है कि हम क्या करने वाले हैं, तो वो प्रोसीजर आपको डिटेल में वहां पर समझानी है कि हम क्या करने वाले हैं। जनरली मैं पेशेंट को ये समझाता हूँ कि हम प्रोसीजर क्या करने वाले हैं। पेशेंट को मैं क्या समझाता हूँ कि ये जो प्रोसीजर है, ये सबसे पहले कुछ दो टाइप के पेशेंट हमारे पास आते हैं। एक तो पेशेंट होते हैं जिनको पंचकर्म के बारे में कुछ पता नहीं होता है, ये वाले। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको सब कुछ पता होता है और वो प्रोसीजर फाइनल करके आते हैं, मुझे वमन करवाना है, मुझे शिरोधारा करवानी है। ओके, तो जो पेशेंट को आधा अधूरा पता होता है या फिर जो प्रोसीजर डिसाइड करके आए हैं उनको प्रोसीजर के बारे में पता होता है, उनको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है। उनको सिर्फ हमें ये एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपके लिए ये प्रोसीजर सुटेबल है या नहीं है, आप वमन करवाओ या नहीं करवाओ। हमें उनको वो विश्वास दिलाना पड़ता है कि आपके लिए वमन करवाना योग्य रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर विरेचन आपके लिए योग्य है या नहीं है, ये हमें उनको समझाना होता है। लेकिन जिन लोगों को कुछ भी पंचकर्म के बारे में पता नहीं होता है, उनको हमें स्नेहपान से पूर्वक जो दीपन पाचन करवाते हैं, वहां से लेकर जो संसर्जन क्रम है वहां तक
जो सारी प्रोसीजर है उनके बारे में हमें उनको समझाना पड़ता है। तो हम पेशेंट को कैसे समझाते हैं कि पंचकर्मा के 5 प्रोसीजर होते हैं जिससे हम बॉडी प्यूरिफिकेशन करवाते हैं। ओके, हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स है उनको बाहर निकालने की 5 प्रोसीजर होती है। ओके, वो जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर के शायद आपने नाम नहीं सुने हो। मैं जैसे पेशेंट से बात करता हूँ ना, वैसे ही आपको बात करके समझा रहा हूँ कि मैं पेशेंट से क्या बात करता हूँ। ओके, तो समझ लीजिए कि आपको कैसे समझाना है। तो 5 प्रोसीजर होती है। 5 प्रोसीजर होते हैं वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोक्षण और बस्ती। ओके, अभी आपको जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि वमन ये जो प्रोसीजर है ये आपके लिए सुटेबल है। ओके, तो वमन में क्या-क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। वमन में हम सबसे पहले क्या करवाते हैं, कोई भी पंचकर्म अगर हमें करवाना है तो डायरेक्टली हम पंचकर्म स्टार्ट नहीं करते हैं। क्योंकि पंचकर्मा एक मेजर प्रोसीजर होता है, उसके लिए बॉडी का प्रिपरेशन करना ज़रूरी होता है। तो बॉडी के प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हम 8-10 दिन की कुछ मेडिसिन्स देते हैं, जिससे बॉडी का प्रिपरेशन हम करवाते हैं। ओके, दैट इज़ दीपन पाचन। तो वो जो प्रोसीजर हम करवाते हैं, तो वो मेडिसिन लेने के बाद जब आपका बॉडी प्रिपेयर हो जाता है, तो कुछ सिम्पटम्स दिखते हैं, उसके लिए आपको आकर हमें दिखाना होता है। तो आप जब हमें आकर दिखाओगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें ये सिम्पटम्स है या नहीं है। वो सिम्पटम दिखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हाँ, चलो अभी ये पेशेंट ये वमन के लिए रेडी है। जब आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी, तो बॉडी प्रिपरेशन के बाद ये जो वमन का प्रोसीजर है, हमारे बॉडी के अंदर के जो टॉक्सिन्स है, उसको निकालने के लिए हमें 4-5 दिन के लिए घी पीना पड़ता है। गाय का घी होता है, उसमें कुछ मेडिसिन्स होते हैं, वो मेडिसिन प्रिपरेशन की एक अलग से मेथड है, उस पद्धति से वो बनाए जाते हैं। घर का जो सादा घी होता है, वो घी हम नहीं यूज़ करते हैं, मेडिसिनल घी ही यूज़ करते हैं, जो आपको हमारे हॉस्पिटल से या फिर हमारे क्लिनिक से आपको मिल जाएगा। ओके? जो घी कैसे लेना है, क्या लेना है, कैस कौन-सी मात्रा में लेना है, वो मैं आपको समझाऊँगा जब हमारी घी की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ओके, तो धीरे-धीरे हम घी की क्वांटिटी जो है, घी की मात्रा है, उसको हम बढ़ाते हैं और उसमें भी कुछ सिम्पटम्स दिखते हैं और वो सिम्पटम्स दिखने के बाद हमें पता चल जाता है कि इसके शरीर में ये घी जो है, वो शरीर में पहुँच गया है। वो जो घी होता है और उसमें जो मेडिसिन्स डाले होते हैं, वो मेडिसिन्स हमारे शरीर में जाते हैं और जाने के बाद आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स है, उनके साथ वो मिल जाते हैं और वो मिलने के बाद वो हमारे शरीर में एक जगह पर वो टॉक्सिन्स को लेके आते हैं। और जब वो टॉक्सिन के साथ वो घी मिलता है, उसकी दवाई मिल जाती है, तो हमारे शरीर में कुछ सिम्पटम्स होते हैं, कुछ लक्षण हमें दिखते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, पेट में दर्द होना, कभी-कभी उल्टी जैसे होना, ओके, 1-2 बार लूज़ मोशंस होना, ये नॉर्मल सिम्पटम है, ऐसे होता ही है, ओके। और ये सब होने के बाद कुछ और भी सिम्पटम दिखते हैं, वो सिम्पटम दिखने के बाद हम घी बंद कर देते हैं। ओके, और जब हम घी बंद करते हैं तो हम पेशेंट को कुछ कभी-कभी हम ऐसा करते हैं कि पहले ही दिन से पेशेंट को पूरे बॉडी में मसाज और स्टीम शुरू कर देते हैं। कभी-कभी हम पेशेंट को ऐसे करते हैं, घी खत्म होने के बाद पेशेंट को हम पेशेंट को हम क्या करवाते हैं, 2 या 3 दिन का मसाज और स्टीम करवाते हैं और मसाज और स्टीम करने के बाद आपके शरीर में जो घी गया है, वो घी और आपके बॉडी के जो टॉक्सिन्स है वो, उनकी जो एक्शन हुई है और मसाज स्टीम हम जो करवाते हैं, उनकी एक्शन की वजह से वो जो टॉक्सिन्स है, वो शरीर में क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं और वो पिघलने के बाद वो हमारे पेट में आ जाते हैं। जैसे ही वो टॉक्सिन पेट में आते हैं, तो हम क्या करवाते हैं, पेट में आने के बाद उल्टी करवाकर उनको बाहर निकालते हैं। ओके, तो उल्टी करवाकर जो बाहर निकालने का प्रोसेस होता है, उसमें आपके साथ हम डॉक्टर्स भी रहते हैं। हम आपको उल्टी करने की दवाई देते हैं। उल्टी करने की दवाई देने के बाद थोड़ी देर में आपको उल्टी होती है। उल्टी करने के वक़्त आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, इस बात का ध्यान हम रखते हैं। ओके, और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जब उल्टी होगी, तो उल्टी को बाहर निकालना है, उल्टी को रोकना नहीं है। ओके, पूरी जो उल्टी करने की एक ही दिन की जो प्रोसीजर होती है, वो 45 मिनट्स या फिर 1 घंटा होती है, उससे ज़्यादा हम उल्टी नहीं करवाते हैं और करवा भी नहीं सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ तक हो गया आपका उल्टी करवाने का प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं वमन। ओके, तो ये जब हम वमन कर्म करवाते हैं, तो ये जिस दिन हमारा वमन खत्म हो जाता है, उसी दिन से दोपहर से हम पेशेंट को खाने-पीने के कुछ परहेज़ होते हैं, वो खाने-पीने के परहेज़ हम आपको फिर से समझा देंगे।
यहाँ तक हमारा जो प्रोसीजर है वो हम ऐसे करवाने वाले हैं। तो आप सोचिए आपको वमन करवाना है या नहीं करवाना है या फिर कैसे करवाना है। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज तक हमने जितने भी पेशेंट किए हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। आप अच्छे से आपका वमन हो जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये जो मैंने अभी तक पूरा बड़बड़ किया, ऐसे पेशेंट को आपको समझाना है। ओके, तो ये जब आप समझाते हो तो इसके लिए मैंने यहाँ पर देखो स्लाइड में लिखा है डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसीजर अलोंग विथ व्यापद। आपको पेशेंट को व्यापद भी समझाने हैं, क्योंकि इतना सब बोलने के बाद पेशेंट आपको बोलता है सर मुझे कुछ तकलीफ तो नहीं होगी ना। तो आपको पेशेंट को समझाना है कि देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको तकलीफ हो ही, तकलीफ हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ओके, जैसे हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाने के बाद कोई भी ऑपरेटिव सर्जरी अगर होती है, मेजर भी हम सिस्ट निकाल माइनर भी सिस्ट निकालते हैं तो भी हमसे कंसेंट लिया जाता है कि इसमें पेशेंट की जान जा सकती है। वैसे ही वमन विरेचन या भी कोई भी पंचकर्म का प्रोसीजर आप करते हो तो आपको कंसेंट लेनी ही होती है, वो भी कैसे, वेल इन्फॉर्म्ड रिटन कंसेंट। पेशेंट को अच्छे से इन्फॉर्म की हुई, पेशेंट की ओन लैंग्वेज में, जिसको वो समझ में आए ऐसी भाषा में, वो भी रिटन, उसमें पेशेंट की सिग्नेचर हो और उसके रिलेटिव की भी सिग्नेचर हो विथ टाइम एंड डेट। ओके, ये सारी चीजें आपको पेशेंट को समझानी है। पेशेंट के मन में कोई भी डाउट ना रहे, शंका ना रहे, ऐसे आपको समझानी है। एक बार आपने ये प्रोसीजर पूरी समझा दी तो ये समझाने के बाद पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, ये जो डॉक्टर बैठे हुए हैं इनको ये जो प्रोसीजर करवाने वाले हैं उसके बारे में डिटेल में पता है। ओके, डिटेल में पता होने की वजह से हमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। तो वो जो पेशेंट है वो भीषक वश हो जाता है, उसका पूरा विश्वास आप पर बैठ जाता है कि हाँ, हमें कुछ भी तकलीफ नहीं होने वाली है। तो आपको ये जो प्रोसीजर है ये आपको पेशेंट को अच्छे से समझानी है। दैट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ मानसोपचार। पेशेंट को मन से पूरा खाली करना है, उसके मन में कोई भी शंका ना रहे, ये आपको देखना है। ओके, जब मैंने आपको स्वेदन पढ़ाया था तो स्वेदन के वक्त मैंने आपको बिल्कुल ये मानसोपचार के बारे में इतना डिटेल में नहीं बताया था, लेकिन ये जो वमन की प्रोसीजर है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं ऐसा लोग मानते हैं। ओके, और उसके बारे में कॉशंस रखने चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपकी प्रोसीजर ठीक से नहीं होती है तो प्रॉब्लम हो भी सकते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये सारी चीजें आपको पेशेंट को समझानी ही है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ओके, गुड। यहां पर हम रुकते हैं आज। मानसोपचार में आगे का जो पॉइंट है वो है डिवोशनल सपोर्ट। हमने देखा कि हमें पूरी प्रोसेस उसको एक्सप्लेन करनी है, व्यापत के बारे में बताना है, कंसेंट लेनी है, पेशेंट को पूरी प्रोसेस समझनी चाहिए। ये सब हम करने के बाद पेशेंट को एक डिवोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। अभी इसमें बहुत सारे मतांतर हो सकते हैं कि सर आस्तिक है, नास्तिक है, ये है, वो है। लेकिन पेशेंट कोई भी हो, उसको हमेशा एक मेंटल सपोर्ट जो होता है वो उस सपोर्ट की, या फिर मेरे पीछे कोई तो है देखने वाला, या फिर मेरे आजू बाजू कोई तो ऐसी पावर है जो मुझे संभालती है, ये जो एक सपोर्ट होता है ना वो पेशेंट के हिसाब से, हमारे हिसाब से बहुत जरूरी होता है। उसी की वजह से उसको एक डिवोशनल सपोर्ट
या फिर डिवोशनल एक टच देने की जरूरत होती है। तो वो देखते हैं हम कि डिवोशनल सपोर्ट की हमें जरूरत होती है तो हमारे ग्रंथों के हिसाब से हम क्या करते हैं और प्रैक्टिकली भी हम क्या करते हैं, ये दोनों चीजें हमें देखने की जरूरत है। डिवोशनल सपोर्ट में आपने देखा है हम दो चीजें करते हैं। एक तो सबसे पहले पेशेंट को आश्वासन देते हैं कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको कुछ नहीं होने वाला, भले ही इसमें आपको दिख रहा है कि व्यापद है। व्यापद मतलब कि कुछ हो सकता है, ये हमारा काम है कि हम आपको बता रहे हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे, हम है, हम आपको संभाल लेंगे, आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी। सबसे पहले ये बात। और दूसरी बात कि आप जब घर से निकलोगे, वमन के लिए जब आओगे, पेशेंट आईपीडी हो तो उसके साथ कोई ना कोई तो रहता ही है। अगर पेशेंट आईपीडी नहीं है, घर से आपके ओपीडी में वो वमन के लिए आ रहा है ओपीडी बेस पर, तो पेशेंट को बोल के रखना है कि घर से ही नहा के आना है, पूजा करके आनी है, आपको जो भगवान पसंद है। ओके। अलग अलग धर्म के जो पेशेंट होते हैं उनके हिसाब से उनको जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से उनको बोलना है कि आप प्रे करके आओ, या फिर आप प्रार्थना करके आओ, या भगवान की पूजा करके आओ, जो कुछ आपके डेली रूटीन में पूजा है वो सब करके आओ। घर में जो आपके माता पिता है या फिर बड़े हैं या फिर पितृ है, उनकी ओर आपका समर्पण भाव होना चाहिए। उनके पैर छू के आओ, उनको बता कर आओ कि पैर छू कर आओ मतलब क्या, कि उनको बता कर आओ कि हाँ आज मेरा वमन है, मैं इस हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे प्रोसीजर ये वो है, कि वो एक फैमिली का भी एक सपोर्ट हो जाता है, उसके साथ एक डिवोशनल सपोर्ट भी हो जाता है। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये होना ही चाहिए। अभी ये करने के बाद हम, आपको तो ये पता ही है कि हम और एक चीज करते हैं कि वमन के पूर्व में जब हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो प्रार्थना करते हैं हम। हमारे ग्रंथों के हिसाब से ओम ब्रह्म दक्षाश्वी रुद्रेंद्र, वो आपको पता है, वो भी करना जरूरी है। वो क्यों करना जरूरी है वो मैंने आपको इससे पहले समझाया है। आगे जब उसका थोड़ा रेफरेंस आएगा तो मैं आपको और वो समझा दूंगा कि वो करना क्यों जरूरी है। ठीक है। तो ये सब कुछ होने के बाद अभी मानसोपचार जो है या फिर डिवोशनल सपोर्ट में है, तो वो डिवोशनल सपोर्ट सपोर्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना है, उसके लिए चरक सूत्र स्थान में थोड़ा सा एक सूत्र दिया है। सूत्र मैंने आपको कल बताया कि दो विधि है, एक सूत्र स्थान का विधि है और एक कल्प स्थान का है। तो सूत्र स्थान की विधि में इन सारी चीजों का थोड़ा सा वर्णन आया है कि कैसे आपको ये सारी चीजें मेंटेन करनी है। वो सबसे पहले आपको बता रहे हैं अनुपहतम मनसम अभिसमीक्षम। देखो, वो आपको क्लियर कट बता रहे हैं, अनुपहतम मनसम, उसका जो मन है, रुग्ण का मन है, वो अनुपहत होना चाहिए। मतलब उस पर कोई आहत, मतलब कोई आघात नहीं होना चाहिए। पेशेंट मेंटली सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर उसके मन में कुछ भी किंतु भाव है तो वो किंतु भाव को निकालना है कि डॉक्टर अगर मैं मर गया तो, डॉक्टर अगर मुझे इसमें इस बीच में अगर मैं डिहाइड्रेट हो गया या फिर मुझे चक्कर विक्कर आ गए तो क्या होगा, ये जो चिंताएं हैं वो उसके मन में बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। ओके। तो ये जो बात है ये सबसे सबसे पहले चरक जी ने बताई है, वो है अनुपहतम मनसम अभिसमीक्षम। वैद्य को क्या करना है, उसकी समीक्षा करनी है। अभिसमीक्षा मतलब पूरी तरह से उसको क्वेश्चन पूछ पूछ के, अनेक बार उसको बहुत सारी चीजें बता बता कर उसका अभिसमीक्षा करना है। मतलब एक आइडिया लेनी है कि उसके मन में कोई डाउट तो नहीं है ना। अगर डाउट है तो क्लियर करो सब चीज में, क्योंकि ये प्रोसीजर ऐसी है कि इसमें बहुत बार देखो बाकी ये जो है अ, विरेचन है या फिर नस्य है, इसमें इतना मेजर आपको पेशेंट काउंसलिंग करना, इतनी चीजों की जरूरत नहीं होती है। लेकिन बस्ती, रक्त मोक्षण या फिर वमन, ये जो है ना, यहाँ पर आपको पेशेंट को पूरी तरह काउंसलिंग करना जरूरी है। जैसे वमन में उल्टी करवाना है तो किसी, आपके सामने चार पांच लोग खड़े हैं, उनके सामने आप उल्टी कर रहे हो, तो पेशेंट के मन में संकोच होता है कि मैं कैसे उल्टी करूं इनके सामने। तो वो बात आपको क्लियर करवानी पड़ती है कि हम आपको सबके सामने ही उल्टी करनी है, क्योंकि वो हमें काउंट करना होता है कि कितना मेडिसिन हमने अंदर दिया है, कितना बाहर निकाला है, पेट में क्या रह गया है।
ये सारा जो काउंटिंग है वो प्रॉपरली होना चाहिए, इसलिए आपके आजू बाजू में 2-4 लोग तो रहने ही वाले हैं। ओके, तो ये बात सबसे पहले पेशेंट के मन में आपको दिमाग में डाल के ही रखनी। तो ये बात क्यों डालनी है? तो अनुपहतम मनसम अभिसमीक्षम, उसके मन में कोई भी आहत नहीं होना चाहिए, वो मन से बिल्कुल भी आहत नहीं होना चाहिए, उसके मन में बिल्कुल चिंता नहीं, टेंशन नहीं, किंतु भाव नहीं होना चाहिए। ये आपको सबसे पहले हमारे ग्रंथकार क्लियर करवाना चाहते हैं। ओके, वो अभी समीक्षा हो गई, उसका हमें परीक्षण हो गया, उसके बाद आगे हमें क्या करना है? देवता, अग्नि, द्विज, गुरु, वृद्ध, वैद्यान, अर्चितवंतम। हमें किन अर्चितवंतम मतलब अर्चना करनी है। अभी अर्चितवंतम के दो अर्थ होते हैं। अर्चितवंतम सबसे पहले अर्चना, अर्चना करनी है मतलब क्या करना है? उनको बताना है, उनकी परमिशन लेनी है। ओके, मैं वो मन करूं या ना करूं ये भी बताना है। और इसी के साथ और आपको क्या करना है? अर्चना मतलब उनकी पूजा भी करनी है। पूजा का पार्ट तो आपको मैंने बताया कि देवता, अग्नि, द्विज, गुरु और वृद्ध, इनकी पूजा तो करके ही आनी है। अभी इनको बताकर क्यों आना है कि मैं वो मन करवा रहा हूं? एक एक पॉइंट के ऊपर रहते। देवता, आपकी जिस देवता के ऊपर श्रद्धा है, उस देवता को आपको बता के आना है क्योंकि हाँ, हे भगवान, आज मेरा वमन है, तो ऐसे ऐसे डॉक्टर है, उनके पास मैं वमन करवाने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरा वमन ठीक से हो जाए ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। ओके, तो आपका आपके मन के जो भाव है ना वो वहां पे समर्पित हो जाते हैं। एक बार आपका समर्पण वहां पे हो गया, तो देवताओं से हमें आशीर्वाद मिलने में या फिर आपकी जो वमन की प्रोसीजर है वो ठीक से होने में आपको एक मानसिक एक बल भी मिलता है। और देवताओं से, आप देवताओं को मानो या ना मानो ये दूसरी बात है, लेकिन एक कोई एनर्जी है, उस एनर्जी से हम उस एनर्जी को बता रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, ये अच्छा काम है। तो पॉजिटिव एनर्जी आप में भी है, पॉजिटिव एनर्जी वाला ही काम मैं कर रहा हूं, तो दोनों पॉजिटिव एनर्जी एक साथ मिल जाए तो कुछ अच्छा होगा। ओके, इसलिए हमें जो कुछ आप देवताओं को मानते हो, जिस देवता को मानते हो या फिर जिस एनर्जी की आप पूजा करते हो, उसको आप बता के आओ। ये हो गए सबसे पहली बात देवता। दूसरा है अग्नि। यहाँ पर अग्नि ही क्यों आया है? वायु है, पृथ्वी है, जल है, ये बाकी के तत्व क्यों नहीं आए हैं? अग्नि ही क्यों आया है यहाँ पर? तो इसके पीछे भी कारण है। अग्नि का एक मूल स्वभाव है कि अग्नि में आप जो कुछ वस्तु डालते हो तो वो उसको पवित्र कर कर ही बाहर निकालती है। यह अग्नि का स्वभाव है। उसमें आप कुछ भी डालो, जो भस्मीभूत होने वाला है वो भस्म हो जाएगा, और जो रहेगा वो पवित्र भाव ही रहेगा। ये अग्नि का मूल स्वभाव है। और इसी के साथ दूसरा एक स्वभाव है, कोई भी चीज अगर आप अग्नि में डालते हो तो अग्नि सबसे पहले उसका क्या करेगा? कन्वर्जन करेगा, उसका रूपांतरण करने का काम करेगा। जब आप अग्नि के सामने अगर आप कोई भी चीज, आप देखो हमारे संस्कृति में जाओगे तो बहुत सारी चीजें अग्नि को साक्षी रहकर की जाती हैं। शादी करनी है तो अग्नि को साक्षी रहकर करते हैं, शिष्योपनयन संस्कार है तो भी अग्नि को साक्षी रखकर किया जाता है। ओके, अंत्य संस्कार है तो भी अग्नि को साक्षी रखकर किया जाता है। आपको पाक कला करनी है तो भी वो अग्नि के समक्ष में रहकर की जाती है। ओके, ऐसे अलग अलग छोटे छोटे जो हमारी डेली रूटीन की चीजें हैं, वो सारी हम अग्नि को साक्षी रहकर ही करते हैं। क्योंकि अग्नि दो चीजें करता है, एक तो वो सारी चीजों को अपवित्र भाव भी हो तो उसको पवित्र में कन्वर्ट कर देता है, उसका रूपांतरण कर देता है। और दूसरी बात, उसमें हमेशा पवित्रता ही होती है। ये दोनों चीजें होने की वजह से जब भी आप कोई भी चीज करने करने को जाते हो, अभी वमन के हिसाब से देखोगे तो आप अग्नि को साक्षी रहकर अगर आप वमन की प्रोसीजर करवाने के लिए जाते हो, तो अगर आपके मन में कुछ भाव है कि अरे मेरा वमन ठीक से होगा या नहीं होगा, तो ये जो निगेटिव आपके मन में जो चल रहा है, वो निगेटिव भाव को भस्मीभूत करके आपके मन में पॉजिटिव एनर्जी निर्माण करने का काम अग्नि करती है। तो ये जो रूपांतरण का काम है, आपके मानसिक अग्नि का काम है। मानस अग्नि जो है
वो आपके निगेटिव थॉट्स को भस्मीभूत कर कर वहां से पवित्र भावों को निर्माण कर कर वो आपके शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी की उत्पत्ति करती है। इसलिए वहां पर अग्नि को भी आपको क्या करना है, साक्षी रखकर आपको सारी चीजें करनी है। तो ये हो गया देवता, अग्नि, और दूसरा है द्विज। द्विज के दो अर्थ हैं। द्विज मतलब ब्राह्मण भी होता है, और द्विज का अर्थ होता है जो एक बार मृत होकर दूसरी बार जिसका जन्म हुआ है उसको कहा जाता है द्विज। ओके, इसका एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि हमारे दांत, जब हम छोटे होते हैं तो छोटे होने के बाद, छोटे रहते हैं तो हमारे दूध के दांत होते हैं, दूध के दांत गिर जाते हैं और उसके बाद दूसरे नए दांत आते हैं, तो इसलिए दांतों को द्विज ये संज्ञा दी गई है। ऐसे ही ब्रह्म जैसे वर्तन करने वाले जो लोग होते हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है। ओके, ब्रह्म जैसा मतलब सूची, नवनिर्मित की इच्छा रखने वाले, ओके, हमेशा पवित्र वर्तन करने वाले, ऐसे प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है। तो उनको द्विज भी कहा जाता है। द्विज क्यों कहा जाता है? जब आपका उपनयन होता है तो उपनयन होने के बाद, पहले उपनयन से पूर्व आपका एक जन्म होता है और उपनयन होने के बाद आपका दूसरा जन्म होता है, ऐसे माना जाता है। ठीक है? तो पहला जन्म होने के बाद पहली जो संज्ञा है वो आपके शरीर से छूट जाती है, आपको दूसरी संज्ञा प्राप्त होती है, तब आप ब्रह्म जैसा वर्तन करते हो। तो उपनयन संस्कार जब आपका होता है तो उसके बाद आपको द्विज ये संज्ञा प्राप्त होती है। तो ब्रह्म के जैसे वर्तन करने वाले जो द्विज व्यक्ति है, जो ब्रह्मन है, उनको आपको बताकर आना है, क्योंकि वो ब्रह्म तत्व से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो उनको भी आपको बताकर आना है, वो आपको आशीर्वाद देते हैं कि हाँ तुम्हारा वमन अच्छे से हो जाए। ठीक है, उसके बाद होता है गुरु। भी गुरु के बारे में क्या बोलूं, क्या बताऊं, ऐसी बात है कि गुरु को आपको सारी चीजें बताकर ही आनी है, क्योंकि गुरु ऐसा तत्व है जो आपका पूर्व कर्म, पूर्व जन्म और अभी का जन्म जो शुरू है वो, और आगे आने वाला जन्म, ये तीनों जन्म के आपके जो बुरे अच्छे सारे जो कर्म हैं उन कर्मों की जिम्मेदारी लेने वाला तत्व होता है। और उन अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब से जो हमें कर्म फल मिलने वाले हैं, तो वो कर्म फल अगर अच्छे फल मिलने वाले हैं तो वो आपको वृद्धिंगत होते होते हुए प्राप्त होते हैं जब आपके साथ गुरु होते हैं। और जो बुरे कर्म हैं, बुरे कर्मों के हिसाब से आपको जो कर्मफल मिलने वाला है, तो वो कर्मफल आपको मिलता ही है, लेकिन उसकी तीव्रता जो है उस तीव्रता को कम करने वाला गुरु तत्व है। तो बुरे कर्मों के हिसाब से अगर आपके वमन में कुछ व्यापद होने वाले हैं, आपके बुरे कर्मों के हिसाब से आपके वमन में अगर कुछ व्यापद होने वाले हैं, तो अगर आप आपके गुरु को बताकर आते हो तो कि मैं वमन के लिए जा रहा हूं, तो गुरु उसकी जिम्मेदारी खुद पर लेते हैं कि हाँ तू जा, वमन करने के लिए जा, सब अच्छा ही होगा, बिल्कुल टेंशन मत ले। तो जो कुछ व्यापद अगर होते हैं तो उन व्यापदों की जिम्मेदारी गुरु खुद के ऊपर लेते हैं, और वो व्यापद होते ही है लेकिन उनकी तीव्रता है वो कम हो जाती है, आपको सहन करने की वहां पर एक ऊर्जा मिलती है। इसलिए आपको गुरु को भी बताकर आना है कि मैं वमन के लिए जा रहा हूं। उसके बाद है वृद्ध वैद्य, वृद्ध व्यक्ति। फिर वृद्ध के भी प्रकार होते हैं। एक तीन प्रकार होते हैं, एक ज्ञान वृद्ध होता है, एक तपोवृद्ध होता है, और तीसरा जो होता है वो वयोवृद्ध होता है। इन ये जो तीनों वृद्ध व्यक्ति हैं, ये तीनों वृद्ध व्यक्ति हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ज्ञान वृद्ध मतलब वहां पर आपका एज का क्राइटेरिया नहीं होता है। मतलब मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो 20-25 साल का ही है लेकिन वो बहुत ज्ञानवान है, तो उसके जो सलाह होती है, उसके जो मशावरे होते हैं, जो सजेशंस होते हैं, वो हमेशा हमें अगर उचित मार्गदर्शन करवाते हैं तो वो होता है ज्ञान वृद्ध।
ज्ञान की वजह से जो व्यक्ति वृद्ध हुआ है वो। ठीक है। दूसरा होता है तपोवृद्ध, मतलब तप की शक्ति, साधना की शक्ति, या फिर आप जो मेडिटेशन करते हो, जो योग शास्त्र की योग विद्या या फिर योग ध्यान ये जो करते हो, वो हो उसकी वजह से जो तप शक्ति आपको प्राप्त होती है, वो प्राप्त होने वाली जो शक्ति है वो जिसके पास है वो है तपोवृद्ध। ओके। और तीसरा होता है वयोवृद्ध। तपोवृद्ध व्यक्ति के कोई भी अगर आशीर्वाद आपको मिलते हैं तो आपके कर्म बदलते हैं, आपके कर्म फल बदलते हैं। इसलिए ज्ञानवृद्ध और तपोवृद्ध इनके आशीर्वाद आपको लेकर ही वमन के लिए आना चाहिए। और लास्ट वन इज वयोवृद्ध। अभी वयोवृद्ध व्यक्ति का भी उतना ही महत्व है जितना ज्ञानवृद्ध और तपोवृद्ध, क्योंकि वयोवृद्ध व्यक्ति के पास अनुभव होते हैं, जो उनके डेली रूटीन की जो जितना आयु उन्होंने जीवित काल में व्यतीत किया है, उस आयु के हिसाब से उनके जो अनुभव होते हैं वो अनुभव आपको बताते हैं। इसमें जैसे कि अगर कोई वयोवृद्ध व्यक्ति है और उसने पहले वमन करवाया है तो वो आपको गाइडलाइंस दे सकता है कि तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैंने भी वमन लिया है, कुछ नहीं होता है, 1 घंटे का प्रोसीजर है, सिर्फ थोड़ा कोऑपरेट करने की जरूरत है। तो वो डॉक्टर अच्छे से करवा लेते हैं, तू उसके पास जा, अच्छे से हो जाएगा वमन, बिल्कुल टेंशन मत ले। तो ये जो शब्द होते हैं ना, ये पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। तो वो जो वयोवृद्ध व्यक्ति होते हैं वो खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताते हैं कि हाँ, ये जो चीज है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये तीनों व्यक्ति है जो है, ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध और वयोवृद्ध, इन तीनों व्यक्तियों की अर्चना उनको बताकर आना है, उनके आशीर्वाद लेकर आने हैं। ओके। लास्ट वन इज वैद्य। वैद्य तो है ही। यहाँ पर 2 प्रकार के वैद्य हैं। एक, जो वैद्य आपकी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जिनके पास आप वमन के लिए जा रहे हो, वो एक वैद्य है। और दूसरे वैद्य, मानो कि आपके पहचान के और कोई वैद्य है, तो उनको भी आपको बताकर जाना है। ओके। दैट इज द विटनेस ऑफ योर वमन प्रोसीजर। दोनों को आपको बताकर, एक तो है वो तो वमन प्रोसीजर करवाने ही वाले हैं, उनके पास तो आपको जाना ही है। लेकिन जो थर्ड पर्सन है, जो डायरेक्टली आपके वमन प्रोसीजर के साथ जो वैद्य जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन आपके फैमिली रिलेशंस उसके साथ अच्छे हैं, ऐसे वैद्य को आपको बताकर जाना है कि हाँ, मैं वमन के लिए जा रहा हूँ, मैंने वमन प्रोसीजर प्लान किया था। ये पहले से ही बताकर रखना है उसको। क्यों बताकर रखना है? क्योंकि उसके साथ आपके अटैचमेंट्स होते हैं कि भले ही आप वमन दूसरे वैद्य के पास करवा रहे हो, मान लो कि मुंबई का पेशेंट है, मुंबई में वो वमन करवा रहा है कोई XYZ वैद्य के पास। ओके। और मैं हूं नासिक में, लेकिन वो पेशेंट मेरी पहचान का है, तो वो मुझे फोन करता है कि सर आज मेरा वमन है। ओके। तो मैं क्या कहूंगा कि हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, आप जाओ वमन करवाओ, वो डॉक्टर को मैं पहचानता हूँ, वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, आप उनके पास जाओ, वो अच्छे से वमन आपका करवा देंगे। ये जो एक मेंटल सपोर्ट होता है ना कि हाँ चलो, हमारे फैमिली डॉक्टर भी उन डॉक्टर के बारे में बोल रहे हैं कि वो डॉक्टर अच्छे हैं, उनके पास से आप वमन करवाओ, तो वो एक सपोर्ट आपको मिल जाता है। ये हो गया थर्ड पर्सन, जो सेकंड वाला वैद्य, जो वमन प्रोसीजर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, उसका कर्म, उसका क्या काम है वो। और जो वैद्य आपकी चिकित्सा करने वाला है, जो वैद्य रुग्ण की चिकित्सा वमन करवाने वाला है, उस वैद्य का भी आपको अर्चन करना है। क्यों? क्योंकि वहां पर वैद्य जो है वमन करवाने वाला, वो भगवान के स्वरूप होता है। आपके शरीर के दोषों को निकालने वाला जो वैद्य है वो होता है, वो आपके प्राणों के रक्षण करने वाला होता है, वो प्राणाभिसर वैद्य है, जो युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा करने वाला वैद्य है। तो उसके प्रति भी आपके भाव ऐसे ही होने चाहिए जैसे देवता, अग्नि, द्विज, गुरु और वृद्ध, इनके प्रति जैसे भाव है, वैसे ही भाव आपकी जो चिकित्सा करने वाले वैद्य है
उनके प्रति भी वैसे ही भाव होने चाहिए। तो इन सारे जो आपके 4-5 लोग हैं, इनकी आपको अर्चना करनी है। अर्चना करनी है मतलब सबसे पहले तो पूजा, ये भी एक भाग होता है, और दूसरा उनको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, उनको बता कर आना है। ठीक है, इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातों के बारे में देखो, यहाँ पर बाकी चीजों का कोई यही नहीं है, बाकी चीजों का उन्होंने इन्वॉल्व ही नहीं किया है। देवता, अग्नि, द्विज, गुरु, वृद्ध और वैद्य, इनको छोड़कर बाकी कोई लोग है ही नहीं कि जिनकी आपको वमन प्रोसीजर में किसी की हेल्प लगने वाली है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे ग्रंथकार जितना सोच समझ कर शब्द लिखकर उनके बारे में आपको बताते हैं कि हाँ, ये लोगों को आपको बताकर आना है वमन के लिए। ठीक है, पहले मानसोपचार हो गया, इतने सारे लोगों को आप बताकर आ गए। उसके बाद इष्ट नक्षत्र तिथि करण मुहूर्ते कारयित्वा, आपको क्या करना है, इष्ट नक्षत्र तिथि करण मुहूर्त कारयित्वा, जो वमन प्रोसीजर जो प्लान करने वाले हैं, वो इष्ट, इष्ट मतलब क्या है, देखिए वो नीचे आपको बता रहे हैं, इष्ट इति शोधन कर्तृ पुरुष नक्षत्रादि अनुगुणे औषध प्रयोगार्थ विहित इति अर्थः। मतलब शोधन के लिए जिस रुग्ण को आपने चुना है, अभी ये जो काम है, इष्ट नक्षत्र तिथि करण मुहूर्त कारयित्वा, ये वैद्य का काम है हमारा। हमें क्या करना है, वो चक्रपाणी जी बता रहे हैं कि शोधन जिसका करने वाले हैं, शोधन कर्तृ पुरुष, जिसका हम शोधन करने वाले हैं मतलब हमारा रुग्ण, उसके हिसाब से नक्षत्रादि, जो नक्षत्र तिथि करण और मुहूर्त जो है नक्षत्रादि अनुगुणे, उनका उनके गुणों को सोचते हुए, मतलब पेशेंट के हिसाब से आपको देखना है। फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है, उसका जन्म नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, तिथि हमें पता नहीं है कौन सी है, वो हम देखेंगे, करण कौन सा है, मुहूर्त कौन सा है, ये सब देखकर हमें प्लान करना है कि आपको कौन से नक्षत्र पे कौन से टाइम पे वो वमन करोगे तो वो शुभ फलदायी होगा। तो उस वक्त ही आपको क्या करना है, औषध प्रयोगार्थम विहितम इति अर्थः, उसी वक्त आपको औषधि का प्रयोग करना है वमन के लिए। क्या करना है हमें, शोधन कर्तृ पुरुष नक्षत्रादि अनुगुणे, उनके बारे में हमें थोड़ा बहुत तो सोचना ही है, उनके अनुगुण तो वहां पर काम करने ही वाले हैं। किसके, जो रुग्ण है उसका जन्म जिस तिथि जिस नक्षत्र जिस करण पे हुआ है वो, और जिस नक्षत्र जिस तिथि पर हम वमन करवाने वाले हैं वो, उनका एक कैलकुलेशन होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अभी आपके दिमाग में ये होगा कि सर हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ये कैसे करें, हमें तो इसका ज्ञान नहीं है। लेकिन उस वक्त मैंने आपको बोला है कि उस वक्त अगर आपको आयुर्वेदा सीखना है, आयुर्वेद के बारे में सीखना है, अगर आपको आयुर्वेद का उपनयन करना है, तो उससे पहले आपको 6 शास्त्र आने चाहिए। वो शास्त्र पढ़ने के बाद ही आपको आयुर्वेद सिखाया जाता था, वो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उस वक्त का। तो उसमें ज्योतिष शास्त्र भी होता है कि ज्योतिष शास्त्र का पूरा ज्ञान आपको जब होता है तभी आप आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान ग्रहण कर पाते हो। वो एक ये उस वक्त का नियम था, इसलिए वो यहाँ पर आपको बता रहा है कि इष्ट नक्षत्र तिथि करण मुहूर्ते कारयित्वा, और उसकी टीका में है इष्टम इति। इष्ट मतलब क्या, कि शोधन करने वाला जो पुरुष है उसके लिए कौन सा इष्ट नक्षत्र है, कौन सी इष्ट तिथि है, कौन सा इष्ट करण है और कौन सा मुहूर्त है, उनके अनुगुणों के हिसाब से, मतलब उनका कैलकुलेशन करके आपको औषधि प्रयोगार्थम विहितम इति अर्थः, औषधियों का विहित मतलब उचित पद्धति से वहां पर आपको प्रयोग करना है। तो आप बोलोगे कि सर मुझे तो ये पता नहीं है कि कौन से नक्षत्र पे करना है, कौन से तिथि पे, कौन से करण पे करना है। तो उसके लिए भी चक्रपाणी जी ने आपको एक मार्ग दिया है। क्या दिया है, चक्रपाणी जी बोल रहे हैं, यद उत्तम ज्योतिषम, ज्योतिष शास्त्र में ऐसे दिया है कि पुष्यो हस्त तथा ज्येष्ठा रोहिणी
श्रवण अश्विनौ स्वाति सौम्यम च भेषजे कुर्यात अन्यत्र वर्जयेत। ये सूत्र हमेशा याद रखना कि आपको वमन कौन से नक्षत्र पर प्लान करना है। चक्रपाणी जी आपको बता रहे हैं पुष्य, हस्त तथा ज्येष्ठा। पुष्य नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, ज्येष्ठा, रोहिणी, श्रवण, अश्विनी और स्वाति, ये जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र में आपको जनरली वमन प्लान करना है। ठीक है, आपको नक्षत्र, तिथि, करण, मुहूर्त इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पता है तो छोड़ दो, चक्रपाणी ने आपको यहाँ पर मार्ग दिया है। पुष्य, हस्त, ज्येष्ठा, रोहिणी, श्रवण और अश्विनी, स्वाति, ये जो नक्षत्र है, यहां पर आपको क्या करना है, सौम्यम च भेषजे कुर्यात। यहाँ पर आपको सौम्य औषधियों का उपयोग करते हुए क्या करना है, जो भी प्रोसीजर करनी है वो करनी है। अभी ये जो रूल है वो सारे औषधियों के लिए अप्लाई होता है। आपको कुछ भी करना हो औषधियों के रिलेटेड तो ये नक्षत्र देखकर ये रूल आप सभी जगह पर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर भैषज्य शब्द का प्रयोग किया है, ना कि वमन, विरेचन वगैरह वगैरह। कोई भी औषधि का कुछ भी अगर आपको काम करना है, मान लो कि आपको औषधियों का ग्रहण करना है तो ये नक्षत्र देखो। कोई औषधि बनाने के लिए आपको उसका आरंभ करना है, स्टार्टिंग करना है तो ये नक्षत्र देखो। कोई रुग्ण आपके पास औषधि लेने के लिए आया है और वो इमरजेंसी कंडीशन में है तो पहले देखो ये नक्षत्र है। क्योंकि इसके आगे वो दे रहे हैं आपको, सौम्यम च भेषजम कुर्यात अन्यत्र वर्जयेत। अन्य नक्षत्र जो है उस स्थान पर आपको बिल्कुल औषधियों का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, ये मैंने आपको जो मदन फल संग्रह विधि जो समझाया था उस वक्त, जहां पर जो अश्विनी नक्षत्रों का प्रयोग, पुनर्वसु, अश्विनी जो नक्षत्र आए थे उस वक्त मैंने बताया था कि नक्षत्रों का क्या प्रभाव हमारे औषधियों पर होता है, ये मैंने आपको समझाया था। तो वही सेम रूल हर जगह पर अप्लाई होता है। इसलिए चक्रपाणी जी आपको बता रहे हैं कि ठीक है, आपको नक्षत्र तिथि इनका ज्ञान नहीं है तो छोड़ दो, आप इन जनरल इस रूल को तो एटलीस्ट फॉलो करो कि पुष्य, हस्त, ज्येष्ठा, रोहिणी, श्रवण, अश्विनी, स्वाति, ये नक्षत्रों को ही आपको प्लान करना है। और आपने जितने सारे वमन मुझे करते हुए देखे हैं तो वो सारे वमन मैंने इसी नक्षत्र पर किए हुए हैं। और मेरे प्राइवेट में भी मैं यही रूल फॉलो करता हूं, अगर वमन प्लान करना है तो यही नक्षत्र पे वमन आ जाए, इसी हिसाब से मैं वमन प्लान करता हूं और उसके रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। और शायद उसी की वजह से आज तक मेरे वमन में कोई व्यापद नहीं हुए हैं, भगवान की दया है। तो ये चीजें भी मायने रखती है कि आप कौन से नक्षत्र, तिथि, करण और मुहूर्त पर वमन को प्लान करते हैं। ठीक है, तो ये रूल आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद है ब्राह्मणम स्वस्ति वाचनम। अभी ब्राह्मण के द्वारा आपको स्वस्ति वाचन करना है। अभी स्वस्ति वाचन करना है मतलब क्या है, शुभ जो मंत्र है, हमारे वेदों के मंत्र है। हाँ, आपने सुना होगा स्वस्ति वाचन का एक फेमस मंत्र है, आपको पता होगा, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा तुष्यवेदाः। वो जो मंत्र है वो दैट इज स्वस्ति वाचन। यहाँ पे सब भला हो जाए, सब और एक स्वस्ति मंत्र है, आपने सुना है, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवाः, वो भी एक स्वस्ति मंत्र है। ओके, तो ये जो स्वस्ति मंत्र है इनका पाठ करवा कर आपको वमन का प्रोसीजर प्लान करना है। और आगे वो आपको बता रहे हैं प्रयुक्ता अभिराशि भी अभिमंत्रिता। आपको क्या करना है, वमन के लिए जो द्रव्य लेना है उसको क्या करना है, अभिमंत्रित करना है। आपने देखा होगा जब मैं वमन करता हूं तो वमन का जो कषाय पात्र होता है वो मेरे हाथ में होता है, और हाथ में लेने के बाद हम कुछ मंत्र बोलते हैं, और मंत्र बोलने के बाद फिर हम पेशेंट को बोलते हैं कि इसको हाथ लगा के रखो, और हाथ लगाकर हम वो मंत्र बोलते हैं और फिर पेशेंट को वो अभिमंत्रित जो शराब है
वो पेशेंट के हाथ में देते हैं। तो हम पेशेंट को जब वो देते हैं तो वहां पर एक कनेक्शन जुड़ जाता है। आप मन में मंत्र का पाठ कर रहे होते हैं, आपके हाथ में वो शराब होती है, उसी वक्त पेशेंट ने उस शराब को हाथ लगाया होता है और हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपके मन में जिस देवता की श्रद्धा है उस देवता का स्मरण कीजिए। तो वो जो कनेक्शन है वो हमारे मन का, हमारे भावों का, औषधि में स्थित रसवीर्य विपाक और प्रभाव वो, और रुग्ण के मन में स्थित जो देवता है, इनके बीच में एक कनेक्शन होता है, एक बॉन्डिंग बन जाता है। और जब वो बॉन्डिंग बनता है तो वो बॉन्डिंग बनने के बाद जो औषधि है वो क्या होती है? भैषज्यम इदमस्तुते, देवानाम अमृतम यथा भैषज्यम इदमस्तुते। जैसे देवताओं के लिए अमृत प्रिय है और देवताओं के लिए जो अमृत उन्होंने पिया और वो जैसे अमर हो गए, वैसे ही भैषज्यम इदम अस्तुते, ये जो भेषज है, ये जो हम दवाई आपको दे रहे हैं रुग्ण को, वो उस अमृत से उपयुक्त हो जाती है, उसी अमृत के गुण उसमें आ जाते हैं। तो ये इसके पीछे का कारण है कि इतना सब कुछ आपको क्यों करना है। ओके, यहां तक समझ में आ गया? ओके, गुड। तो अभी आपके मन में ये सवाल होगा कि सर आपने इतना सब कुछ बताया कि मानसम अभिसमीक्षम करना है, देवता द्विज गुरु व्यू इन सब के आशीर्वाद लेने हैं, नक्षत्र तिथि करण कर देखना है, बाद में स्वस्ति वाचन करना है, फिर अभिमंत्रित द्रव्य करना है। ये सब कुछ करना है, ये क्यों करना है? इतना सब कुछ करने की क्या आवश्यकता है? इतना ना करते हुए भी बहुत सारे वैद्य ऐसे होते हैं कि उनके वमन अच्छे से हो जाते हैं। तो ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है, ये क्यों करना है? तो ये क्यों करना है, इसके पीछे भी चरक जी ने आपको, हमारे ग्रंथकार जो है उन्होंने कारण दिया है कि ये सब कुछ क्यों करना है, मानस उपचार करने की आवश्यकता क्यों है, उससे क्या लाभ हमें होते हैं। देखो, विदूय मनसान दोषान कामादि शुभोदयान एकाग्र मनसाह पीतम सम्यक योगाय कल्पते। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि मेरे वमन जो होते हैं उनमें हमेशा सम्यक योग होते हैं, वो मेरी वजह से होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आप ग्रंथकारों को फॉलो करो। ग्रंथकार आपको खुद बता रहे हैं, चरक जी खुद बता रहे हैं कि एकाग्र मनसा पीतम सम्यक योगाय कल्पते। अगर रुग्ण का मन एकाग्र चित्त हो और उसने उस एकाग्र चित्त में अगर आपकी औषधियों का पान किया है तो क्या होता है? सम्यक योगाय कल्पते। जो भी प्रोसेस आप कर रहे हो, वमन विरेचन वगैरह जो कुछ कर रहे हो, उसका क्या होता है? सम्यक योग ही आपको प्राप्त होता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? एकाग्र मनसम पीतम। ये सब कुछ हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? रुग्ण का मन जो है वो एकाग्र हो जाए, उसके लिए कर रहे हैं। और उसी के साथ विदूय मनसान दोषान, उसके मानसिक जो दोष है, मन में जो चिंता है, जो प्रश्न है, जो स्ट्रेस है, वो सब अगर आपने निकाल दिए, मानसिक दोषों का आपने अगर हरण कर लिया, ये सब हम उसी के लिए कर रहे हैं, मानसिक दोषों को हरण करने के लिए, विदूय, उसको निकालने के लिए। तो क्या होता है? कामादि शुभोदयान, रुग्ण के मन में जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं वो कैसे होती है? कामादि शुभोदयान, सभी शुभ इच्छाओं का उसमें मन में क्या होती है? उत्पत्ति होती है। अगर शुभ इच्छा की उत्पत्ति होती है तो उसका मन एकाग्र होता है, और उसका मन अगर एकाग्र हो जाता है तो हमें जो चाहिए वो मिल जाता है। हमें क्या चाहिए? सम्यक योगाय कल्पते। सम्यक योग से हमारा वमन अच्छे से हो जाता है। तो अगर आप भविष्य में कभी भी वमन करो तो ये सारी चीजों को फॉलो करो, अगर आपको सम्यक योग की इच्छा हो तो। ओके, वमन तो बहुत सारे लोग करते हैं।
आपने देखा भी है, आपने कंपैरेटिव स्टडी भी देखा है। तो सम्यक योग की अपेक्षा रखते हुए रुग्ण के मन में शुभ कामादि इच्छा निर्माण हो, उसके लिए हमें इतना सब कुछ रामायण करना है। क्या? अनुपहतम मनसम अभिसमीक्षम देवता अग्नि द्विज गुरु वृद्ध वैद्यान अर्चितवंतम इष्ट नक्षत्र मुहूर्ते कारयित्वा ब्राह्मणान स्वस्ति वाचनम प्रयुक्तम अभिराशि भी अभिमंत्रिताम। इतना सब कुछ हमें करना है। क्यों करना है? कामादीन शुभोदयान और एकाग्र मनसम पीतम सम्यक योगाय कल्पते। इसके लिए हमें ये सब कुछ करना है। हमारे लिए वैद्य के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वमन का सम्यक योग हो, यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमने इतना सब कुछ प्लानिंग किया है। इसके इसलिए कोई भी प्रोसीजर का पूर्व कर्म बहुत ही आवश्यक होता है, वो अच्छे से ही करना होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? ओके, गुड। तो आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं हम।